हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड ये कंटिन्यूएशन है, ये पार्ट 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में बंटी आपका वेट कर रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में हाई ज़रूर कहना, ठीक है। तो यार जोक्स अपार्ट, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है, बट ऑब्वियस ही बात है कंटिन्यूएशन में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड पार्ट आओ, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लैंड रिसोर्स। अब लैंड होता क्या है? लैंड आपको पता ही है कि लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। क्योंकि हम लैंड पे ही खाते हैं, ठीक है, लैंड पे ही रहते हैं, हमारा घर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, बिजनेस वगैरह जो भी करते हैं हम लैंड पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए रोड वगैरह लैंड पे है, कम्युनिकेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। तो लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। हाउ एवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड। बट लैंड की एक प्रॉब्लम है कि वो फाइनाइट है। इंडिया का आपको पता ही है कि एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो लैंड है वो फाइनाइट है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पसेज विद द केयरफुल प्लानिंग। मतलब जो भी हमारे पास लैंड है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो भी हमारे पास लैंड है ना, उसको वेरियस पर्पस के लिए केयरफुली यूज़ किया जाए, ठीक है। अब हमें पहले तो केयरफुली यूज़ करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो लैंड है वो कैसा कैसा लैंड है, यानी किस किस टाइप का लैंड है। तो इंडिया के अंदर जो 100% लैंड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है हमारे पास, उसमें से जो 43% जो एरिया है ना, जो सबसे ज़्यादा है वो है प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है? प्लेन, सपाट। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। वही एरिया जो एकदम प्लेन हो, ठीक है। अब उस एरिया पे क्या होता है? उस एरिया पे खेती होती है, इंडस्ट्री लगती है, हमारे घर हैं, बिजनेस चलते हैं हमारे, जो एकदम सपाट है। जैसे दिल्ली में आपको जो मिलेंगे वो सारा एरिया बिल्कुल सीधा है, तो वो प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप वगैरह उगती है और बिजनेस वगैरह चलते हैं, इंडस्ट्री वगैरह, रोड वगैरह, सारी का सारा प्लेन है, ठीक है। दूसरी बात करें, जो 30% है वो है माउंटेन। अब ये माउंटेन आपको पता ही है। माउंटेन की बात करें तो एकदम जो पीक होती है, जैसे हमें जम्मू कश्मीर को देखने में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, साथ में शिमला वगैरह में देखने में मिलते हैं, तो वो 30% है। वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, टूरिज्म वगैरह और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए भी माउंटेन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27% की बात करें जो बचे हुए हैं, वो है प्लेटो। अभी प्लेटो क्या होता है? प्लेटो देखो, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है प्लेटो। प्लेटो में क्या होता है? ये देखो, ये है प्लेटो। प्लेटो वो एरिया होता है, देखो पहाड़ तो आपको पता है एकदम पीक होती है, उसकी नोकीली पीक होती है। बट अगर प्लेटो की बात करूँ तो एक खाली एरिया होता है। जैसे आपने वैष्णो देवी देखा होगा, ठीक है। वैष्णो देवी में क्या होता है? ऐसे यहाँ ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, फिर सीधा एरिया होता है, ठीक है। तो यानी ये जो जहाँ पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है, तो वो प्लेटो है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब प्लेटो में ज़्यादातर क्या होता है? रिच मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, रिच रिजर्व, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्लेटो पे मिलती है, ठीक है। अब अभी हमने बात करी कि जो हमारा लैंड है वो क्या है? फिक्स्ड है, तो और उसे हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। हमने देख लिया कि हमारे इंडिया में कितना कितना लैंड है, और प्लेटो कितना है, प्लेन कितना और माउंटेन कितना है। बट हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास लैंड है ना, उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो भगवान का दिया हुआ है, हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। देखो, इंडिया के अंदर जितना भी लैंड है ना, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इंडिया में सबसे पहले तो फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट दे रखा है। फॉरेस्ट आपको पता ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं कि इंडिया में जो लैंड है उसको, लैंड में जहाँ फॉरेस्ट है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा है, मैं आपको पहले लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब फॉरेस्ट के अलावा कुछ लैंड ऐसा है जो कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है। एंड लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग एंड रोड एंड फैक्ट्रीज, यानी वो एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है, ठीक है, वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है। और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्री, ये सारे के सारे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आता है। तो यानी ये भी समझ आ गया मेरे को, फॉरेस्ट भी समझ आ गया। तीसरा है ना, मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इस पे लेकर आता हूँ, नेट सोन एरिया पे, ठीक है। ये अभी समझाऊंगा मैं, थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें एक साल के अंदर एक या एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, या एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपने पड़ोस में एक खेत देखा, उसमें एक फार्मर अंकल जी हैं, तो अंकल जी एक साल के अंदर एक फसल उगाते हैं और एक से ज़्यादा फसल भी उगाते हैं,
तो उसको हम कहेंगे नेट सोन एरिया, ठीक है, जिसमें एक साल के अंदर कम से कम एक फसल तो उगती है, उसको हम नेट सोन एरिया कहेंगे। अब एक ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो समझा देता हूँ मैं। मान लो आपके पड़ोस में एक एरिया है, ठीक है, खेत है, अंकल 1 हेक्टेयर का ज़मीन है वो, अंकल जी उसमें है ना एक साल के अंदर एक बार फसल उगाते हैं 1 हेक्टेयर पे और वो 400 किलो उगती है, ठीक है, तो ये हो गया नेट सोन एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, मान लो अंकल जी एक साल के अंदर 5 बार उस पर खेती करते हैं, तो यानी 1 हेक्टेयर इंटू 5, अब वो जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर नहीं, अंकल जी ने उसको 5 हेक्टेयर बना दिया है, तो एक ही हेक्टेयर 1 हेक्टेयर का एरिया, बट अंकल जी 5 बार खेती कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो उतना ही करेगा ना जितना 5 हेक्टेयर जमीन कर रही है, तो ये होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। डोंट वरी, ये इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आए, बट फिर भी बताना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है जी। हमें समझ आ गया कि एक साल में जिस भी एरिया में खेती होती है उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं, ठीक है जी, सिंपल। फैलो लैंड क्या होता है, अब देखो फैलो लैंड वो लैंड होता है, देखो फैलो लैंड पहले तो पूरा बता देता हूँ, 0 से लेकर 5 साल तक जिस भी एरिया पर खेती नहीं होती, फसल नहीं उगाई जाती, उसको हम फैलो लैंड कहते हैं, 0 से लेकर 5 साल तक, ठीक है, उसको हम फैलो लैंड कहेंगे। अब फैलो लैंड की 2 कैटेगरी होती है, एक तो करंट फैलो लैंड और एक अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड वो एरिया होता है जहां पर 1 साल से आप देख रहे हो 1 साल से कम में खेती ना की गई हो, जैसे कि आपने देखा आपके पड़ोस में एक एरिया है तो वो खेती, बट आप देख रहे हो कि 6 महीने हो गए यार उस पर खेती नहीं हो रही, तो आप उस लैंड को क्या कहोगे, उस लैंड को कहोगे करंट फैलो लैंड, ठीक है। और जब एक एरिया जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक खेती ना की गई हो उसको हम कहेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है, समझ गए ना। यानी आप देख रहे हो कि आपके पड़ोस में एक एरिया है वो है खेती के लिए ही, बट 4 साल हो गए वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कहोगे, करंट फैलो लैंड तो वही है, खाली पड़ा हुआ है, 0 से लेकर 5 साल तक जो भी एरिया खाली पड़ा हुआ उसको आप फैलो लैंड कहोगे, बट वो एरिया 4 साल से खाली पड़ा तो उसको क्या कहोगे, उसको आप अदर देन करंट फैलो लैंड कहोगे, ठीक है। आप देखोगे 6 महीने से खाली है तो उसको करंट फैलो लैंड कहोगे, ठीक है जी, ये भी हमको क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात करते हैं फैलो लैंड भी समझ आ गया जिसपे 1 से लेकर 5 साल तक खेती नहीं होती, और नेट सोन एरिया समझ आ गया जिसमें 1 साल में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, बैरन लैंड वगैरह ये भी क्लियर हो गया। अब करते हैं हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यानी इस फैलो लैंड को हटा दे, ठीक है, यानी इस फैलो लैंड को हटा दे जिसमें 1 साल से लेकर 0 से लेकर 5 साल तक कोई खेती ना की गई हो, उसके अलावा कौन से ऐसे लैंड है जिसपे खेती नहीं होती, ठीक है, वो लैंड है हमारे, पहला तो है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये कौन से लैंड होते हैं, जो खेती के लिए बने ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था फैलो लैंड में कि वो फार्म खेती के लिए बना है, बट ये जो पास्चर लैंड है खेती के लिए बने ही नहीं है, या ये जानवरों को चराने के लिए ही बने हैं, ठीक है। एंड दूसरा है आपका लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, यानी ये वो एरिया होता है जो उगता तो है, मतलब जहां पर कुछ ना कुछ उगता है बट खुद नहीं उगाते वो, समझ रहे हो। देखो नेट सोन एरिया और इसमें डिफरेंस क्या है, नेट सोन एरिया में फसल उगाई जाती है, 1 साल के अंदर खुद फसल उगाता है फार्मर, बट ये उगाता नहीं है, ये वो एरिया है जैसे खुद उग गया, जैसे कि आप जैसे अभी रोड से जा रहे हो, रोड के कॉर्नर पे कुछ भी जंगल वंगल उग जाए, जंगल कह रहा हूँ मैं, कुछ भी प्लांट वगैरह उग जाए, तो दैट इज लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ठीक है। ओके, जो लास्ट है दैट इज कल्चरेबल लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अभी कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, देखो हमें समझ आ गया था फैलो लैंड 0 से लेकर 5 साल तक का जिसपे खेती नहीं होती। कल्चरेबल लैंड वो होता है जिसपे 5 साल से ज़्यादा टाइम तक खेती नहीं होती। जैसे आपके पड़ोस में एक एरिया है, ठीक है, वो 6 साल से खाली छोड़ा गया है, तो फैलो लैंड में तो नहीं आएगा, फैलो लैंड में तो 0 से लेकर 5 साल तक का एरिया आता है। तो जो लैंड 5 साल से ज़्यादा तक खाली के लिए छोड़ा गया हो, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, वो होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल तीनों देखना, अगर मान लो आप देखते हो कि एक एरिया आपके पड़ोस में एग्रीकल्चर के लिए ही है बट वो 6 महीने से खाली छोड़ा हुआ है, तो वो करंट फैलो लैंड होगा। 4 साल के लिए खाली छोड़ा गया है तो वो क्या होगा, अदर देन करंट फैलो लैंड होगा। और अगर वो 6 साल के लिए खाली या 6 साल या 8 साल के लिए खाली छोड़ा गया है तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होगा, ठीक है यार। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम समझ गए, बट हम ये भी देख लेते हैं कि यार पहले कैसे यूज़ होता था इन सारी की सारी चीज़ों का, यानी पहले फैलो लैंड कितने थे, या पहले नेट सोन एरिया कितना था और अब कितना है, या पहले फॉरेस्ट कितना था और अब कितना है, तो एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है कि लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया। तो ये जो डेटा है, ये वाला जो पाई चार्ट है वो 1960 से 61 तक का है,
एंड इस वाले डेटा की बात करें तो 2014 से 15 तक का है, और ये शायद आगे वाले आने वाले सालों में, जब मैं अगले साल, आप अगर मान लो आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये चेंज हो गया हो, तो डोंट वरी, चेंज इतना भी नहीं हुआ होगा, जो बेसिक थीम है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को बट इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो डेटा है वो एक्चुअली यहाँ 100% लिखा है, बट वो 100% नहीं है, वो 93% एरिया आपकी बुक में यही लिखा गया है, बेशक यहाँ लिखा है 100%, क्योंकि जो एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, और चाइना ने भी हमारा इंडिया का अक्साई चीन को टेक ओवर कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है। ठीक है, वो जो एरिया है वो एरिया पे हमें नहीं पता फॉरेस्ट है, बैरन लैंड है, क्या है, तो 93% एरिया हमें पता है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, ओके, तो हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे है। पहले एक बार ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या, देखो एक एरिया, एक लैंड पर, एक लैंड कैसा हो सकता है, ये उस एरिया की फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर भी बताते हैं। मान लो एक एरिया में, ऑब्वियसली बात है मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा प्लेन होगा, फॉरेस्ट होगा, माउंटेन होगा, बैरन लैंड होगा? आप ज़्यादातर देखोगे ना इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी लैंड होंगे, घर होंगे, क्योंकि ह्यूमन यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और क्लाइमेट आप देख लो, राजस्थान में आप फॉरेस्ट नहीं उगा सकते, क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिकल फैक्टर ही ऐसा है। तो यानी लैंड भी जो है उसका जो यूज़ है, जो लैंड है वो हर टाइप पे अलग अलग होती है, ये फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल लैंड है आपको बताइए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 93% का ही हम सर्वे कर पाए। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आता बट बताना ज़रूरी है। पहले जो फॉरेस्ट था वो 18.11% था, बट आज जो है वो 23.3% है, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये पहले क्या थे, इतने मेजर नहीं थे, फॉरेस्ट को बचाने के लिए इतना कुछ किया ही नहीं जाता था, बट आज किया जाता है, इसलिए फॉरेस्ट का जो नंबर है वो आप ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, बट हमारा अगर नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33% ज्योग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री का फॉरेस्ट होना चाहिए, जो 1952 में बनाया गया था। तो हम करीब है, 10% और चाहिए हमें बस क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। तो मैं ये समझ आ गया। बैरन लैंड जो है, बैरन लैंड है ना, बैरन लैंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, जो वो पहले 18.11% होता था बट अब 5.5% है, यानी वो एरिया जिस पे खेती नहीं हो सकती थी, बंजर था, बट अब वो कम हो चुका है, क्योंकि हमने उस पर रोड बना दी या उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उस पर खेती कर दी है ना, अच्छे क्वालिटी सीड्स का यूज़ करके या अच्छे से प्लफिंग मशीनरी का यूज़ करके खेती कर दी उस पर, यानी इसलिए वो कम हो गया। दूसरे की बात करें तो एक एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर था लैंड, वो कम हुआ करता था, यानी जो रोड वगैरह थी, जो घर वगैरह थे, इंडस्ट्री वगैरह थी, पहले कम थी बट अब वो ज़्यादा हो गई, तो इसलिए एरिया भी उसके लिए ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया। नेक्स्ट है कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। पहले परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 4.7% हुआ करता था, 4.71% हुआ करता था, बट अब कम हो गया, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने क्या करा, पशु को पालना, यानी जो कैटल्स वगैरह उनको पालना ही छोड़ दिया। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, सर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर मैं 10th का नहीं पता, 9th का पूछ रहा हूँ, तो फॉरेस्ट वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसमें देखा होगा कि गोलाज वगैरह बहुत अलग अलग तरह के पेस्टर कम्युनिटी हुआ करती थी, तो उन्होंने अपनी पेस्टर का काम छोड़ के एक जगह सेटल होना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए उन्होंने अपने कैटल्स वगैरह भी बेच दिए, तो इसलिए जो पास्चर लैंड है वो भी कम हो गया। जो मिसलिनियस क्रॉप वाला एरिया है वो थोड़ा कम हुआ है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ही कम हुआ है। वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि अब जो एरिया है बहुत सारे, जैसे आप देखते हो रोड पे, पहले जो रोड होती थी वो कच्ची सड़क होती थी तो साइड में उग जाते थे, बट अब जो होती है सीमेंट की होती है तो साइड में ज़्यादा प्लांट वगैरह नहीं उग पाते, तो इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट है ये जो ऑरेंज है वो देखोगे कल्टिवेबल लैंड, जो 5 साल तक खाली छोड़ा गया था, अब वो भी कम हो गया है, क्योंकि उस पर भी रोड वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा दिया हमने। ठीक है, एंड जो ये फैलो लैंड है और करंट फैलो लैंड है, ये ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा बड़ा है, वैसे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। नेक्स्ट बात करें, 3.73% था पहले करंट फैलो लैंड, और अब ये 4.9% है। करंट फैलो लैंड क्या था आपको पता ही है, जिसपे 1 साल हो गया बट उस पर खेती नहीं की गई। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फार्मर जो है फार्मिंग छोड़ के उस पर कुछ और कर रहे हैं, या उस पर घर बना लिया है, या उस पर बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, या उस पर रेंटिंग बिजनेस, यानी घर बना के खाली छोड़ दिया कि उस पर कोई भी रेंट पे ले सके, इसलिए।
जो लास्ट एरिया वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया होता है जिसमें साल में कम से कम एक बार तो खेती की गई होती है, वो भी थोड़ा घटा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब क्या करा है, खेती छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इतना भी नहीं हुआ, वो नंबर कम, बट फिर भी थोड़े बंदों ने 1% लोगों ने तो खेती को थोड़ा छोड़ के कुछ और करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें समझ आ गया कि हमारा लैंड को, यार लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, और अगर इसको हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, इस पर कचरा वगैरह करेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। अब लैंड डिग्रेड का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड over the long period of time without taking the appropriate measure to conserve and manage it is result in land degradation। मतलब अगर हम उसको ढंग से लैंड को यूज़ नहीं करेंगे, बार बार विदाउट अप्रोप्रिएट मेजर के साथ उसको यूज़ करते जाएंगे तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेटिव मेजर। यानी पहले तो हम ये जान लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, फिर जानेंगे कंजर्वेशन मेजर के बारे में। तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द लैंड बिकम अनकल्टिवेटेड, अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जब कोई भी एरिया, कोई भी लैंड अनफिट होता है कल्टिवेशन के लिए, यानी जिस पे खेती नहीं हो पाती, तो उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। यानी आपने एक लैंड देखा, वो पहले खेती के लायक था, बट आप देख रहे हो कि वो लैंड अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा है कि उस पर फसल नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन होने के कुछ कॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला है माइनिंग। आप देखोगे कि ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सकवेशन वर्क होता है, ये सारी की सारी, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है ज़मीन के अंदर से जो निकाला जाता है ना, जो सॉइल होती है उस पर गिरता है, तो उसकी वजह से इसकी वजह से जो ज़मीन है उसमें बड़े बड़े क्रैक वगैरह आ जाते हैं। ये इसका यूज़ करते हैं मशीन वगैरह का। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। ज़्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा माइन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ से जो मटेरियल निकलता है ना, वो कभी कभी जो सीमेंट वगैरह होता है या जो डस्ट वगैरह होता है, लाइमस्टोन होता है, वो क्या करता है, मिट्टी पे गिर जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो ये रीज़न है पहला। तो दूसरा रीज़न है कि यार ओवर ग्रेजिंग, बार बार एक ही जगह पर एनिमल को चराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया ऐसा हो जाता है कि उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और उस पर खेती नहीं हो पाती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी ऐसी जगह ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर कैटल्स वगैरह उगाए जाते हैं। दिल्ली में तो इतने हैं भी नहीं। दूसरा है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है, आपको पता है पहले जो पानी डाला जाता था ना खेतों में, वो एक पाइप की उससे डाला जाता था। ठीक है, अच्छी फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, उसकी वजह से कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, और जो ग्राउंड वाटर ज़मीन से निकलता हुआ पानी होता था ना वो, तो उसमें थोड़ी एल्कलिनिटी और जो सॉइल की है वो ख़राब, एल्कलिनिटी, हाँ जी, ये थोड़ी ख़राब कर देता था, जो मतलब डाल देता था उस सॉइल में, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती थी। ठीक है, और वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता था। यानी पहले ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया जाता था, जो ग्राउंड वाटर होता था, जो ग्राउंड से निकलता था, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती थी। ठीक है, और नेक्स्ट रीज़न है जो आपको पता ही है यार, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, यानी हम जंगल काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। जंगल काटते जा रहे हैं, तो वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन, उस पर घर बना रहे हैं, तो उस पर खेती थोड़ी ना होगी फिर। और लास्ट रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब अपनी फैक्ट्री से जो भी कूड़ा निकालते हैं ना, वो सीधा पानी में या ज़मीन पे गिर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, और वाटर जो लैंड है वो डिग्रेड भी हो रहा है, और साथ में वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो क्या लगता है आपको कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? ओके, करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, करेंगे। ओके, नहीं करेंगे, मैं सीरियस हूँ इसके बारे में, कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो मतलब केजरीवाल जी ने बोला, तो हम देख ही लेते हैं क्या क्या मेजर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, कंजर्वेशन मेजर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जिससे लैंड डिग्रेड ना हो। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी जो फैक्ट्री से कूड़ा निकल रहा है उसको ढंग से कहीं सही जगह पर उसको लगाओ, ऐसा ना सारे के सारा ज़मीन पे या पानी में फेंक दो, तो इससे पॉल्यूशन ना हो, लैंड डिग्रेड ना हो। रेगुलेट माइनिंग, माइनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कि बोलना पड़ेगा कि यार आप इस एरिया पे नहीं कर सकते माइनिंग, या कम करो माइनिंग, ऐसा कुछ प्रोविजन निकालना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, यानी ग्रेजिंग लैंड पे भी जो ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर ओवर ग्रेजिंग ना हो, बार बार एक ही एरिया
एरिया में, एक ही लैंड पर बार बार जानवरों को ना चलाया जाए। न्यू इरिगेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए। पुराने में तो जो लैंड है वो वाटर लॉगिंग हो जाती थी, पानी भर जाता था, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, तो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए, फुहारों का यूज़ करना चाहिए कि जितना पानी की ज़रूरत है प्लांट को उतना ही जाए। नेक्स्ट है कि प्लांटेशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट, यानी ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो पानी को रोक कर रखे, जैसे थ्रोनी बुशेस, ये सारे के सारे प्लांट लगाने चाहिए। जैसे कांटों वाले प्लांट जैसे आपने राजस्थान में देखोगे वो पानी को सोख कर रखते हैं, ठीक है। बेयर ग्रिल्स का शो देखा होगा आपने, तो वो कैक्टस को काट के उसमें से पानी निकालता है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना तो बिलीव मी बहुत अच्छा होगा, विकास होगा, ठीक है। चैनल का प्रमोशन भी ज़रूरी है, आप मेरे को ऐसे मत देखो, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक करते हैं यार। देखो लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा है वो है सॉइल एज अ रिसोर्सेज, बट मैं इसमें सिर्फ इंट्रो बताऊंगा सॉइल एज रिसोर्सेज का। टाइप ऑफ सॉइल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है यार। अब सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल नेचुरल रिसोर्स, उसी पे ही। और रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल का मतलब ये खुद ही बनती जाती है। आपको पता है कि जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वॉल्केनो से जो मिट्टी होती है वो भी खुद बनती है, या बहुत सारे पहाड़ टूटते हैं तो सॉइल वगैरह खुद बनती है। तो सॉइल खुद बनती है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रेन्यूएबल, सोलार एनर्जी की तरह, विंड एनर्जी की तरह ये रेन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रो एंड सपोर्ट द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आपको पता है ज़्यादातर जानवर वगैरह वो एनिमल पे निर्भर करते हैं, सॉइल पे, जो एनिमल वगैरह है वो सॉइल पे निर्भर करते हैं, है ना, क्योंकि उस पर कुछ उगता है तो वही वो खाते हैं। प्लांट वगैरह भी सॉइल की उस पर ही निर्भर करते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ द नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन, रेनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो सॉइल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो आप ये लिख सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ग्लेशियर्स का पिघलना, विंड एक्टिविटी, डिकम्पोजर, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। और केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज आते हैं ना सॉइल के अंदर, उससे भी जो सॉइल है वो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सॉइल इज ऑल्सो कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मटीरियल, आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था। जैसे ह्यूमस पता है, खाद वगैरह, वो भी सॉइल में मिलती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब है ना सॉइल को बहुत क्लासीफाई किया गया है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, इन सब में बताया गया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट पहले मैं यहाँ का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। सॉइल देखो, सॉइल ये ऊपर वाली उसको ही कहते हैं, ठीक है। दो टाइप की सॉइल होती है, सॉइल नहीं होती है, बस अर्थ क्रस्ट होता है। क्रस्ट की सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट एंड बेड रॉक। इसको आप कुछ भी कर लो, इसका इस पे एनवायरनमेंट का या वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए लिखा है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। दूसरा होता है सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट एंड रॉक मटेरियल, इस पे थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का असर होता है या वेदर वगैरह का असर होता है। अब है सब सॉइल, जिसमें जैसे आप सब सॉइल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गई, क्ले हो गई। क्ले होती है चिकनी मिट्टी, आपने देखा होगा कभी आपके घर में अगर समरसीवेज लगा है ना, समरसीवर लगा है तो आपने देखा होगा कि पहले चिकनी मिट्टी वगैरह वगैरह निकलती है, क्ले वगैरह निकलती है, तो वो इसी में आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है वेदर से। नेक्स्ट टॉप सॉइल, और इसी पे ही खेती होती है और यही प्रोडक्शन करती है, ठीक है यार। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आपको पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और मेरे यार नीचे एक न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। उस पर अभी वीडियो कुछ डाल नहीं रहा, बट जल्दी उस पर वीडियो डालूंगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना उसका भी, और केजरीवाल जी और मोदी जी की बात ज़रूर सुनना, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम और आपको पता ही है, और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना यार नोट्स वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है उसमें मैं नई नई चीज़ें अपलोड करता ही रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय।